Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अमेंडमेंट इन द CIRP रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस रेगुलेशंस है उसमें 15 Feb 2024 को बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से रेगुलेशंस जो है वो नए इंसर्ट हुए हैं एंड कौन कौन से रेगुलेशंस हैं उसमें चेंजेस आए हैं। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। ये मैंने आपको खाली वही स्लाइड्स दिखा रही हूँ जहाँ पे अमेंडमेंट्स आया है एंड जहाँ पे न्यू इंसर्शन हुआ है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेशन 4D। पहले 4C तक था, अभी रेगुलेशन 4D जो है वो नया इंसर्ट हुआ है। 4D क्या बोलता है? ऑपरेटिंग सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स where a corporate debtor has a real estate project, the interim resolution professional or the resolution professional as case may be shall operate a separate bank account for each real estate project। अगर कोई CD, अगर कॉर्पोरेट डेटर अगर रियल स्टेट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो उसको हर एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, RP और IRP को। तो एक ये नया इंसर्ट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन जो रेगुलेशन 18 है जो आपका बात करता है मीटिंग ऑफ COC के रिगार्डिंग, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आए। क्या चेंज आया है कि पहले हम जब COC मीटिंग करवाते थे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग जो होती थी उसका कोई टाइम पीरियड नहीं था कि जब भी रिक्वायरमेंट होती थी IRP या RP को वो मीटिंग कंडक्ट करवाता था, एक्सेप्ट फर्स्ट COC मीटिंग जो कि फर्स्ट 30 डेज में विदिन 30 डेज होना होता था। तो सब्सिक्वेंट जो COC मीटिंग्स होती है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन अभी जो टाइम पीरियड है वो दे दिया है बिफोर द लैप्स ऑफ 30 डेज, मीन्स हर 30 डेज में जो है COC की मीटिंग कंडक्ट कराना कंपलसरी है। यहाँ पे वर्ड सेल यूज हुआ है। और अगर आप 30 डेज में नहीं करवाते हो तो इन दैट केस आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि इन ईच क्वार्टर तो आपको कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा COC की मीटिंग। तो ये रेगुलेशन 18 में एक चेंज आया है। इसके बाद हम देखें तो रेगुलेशन 25 में वोटिंग से रिलेटेड वोटिंग बाय कमिटी में कुछ चेंजेस आया है। वो ये कि जब हम ई वोटिंग करवाते थे तो पहले कोई मैक्सिमम कैप नहीं था कि कितने टाइम तक ई वोटिंग जो है ओपन रखनी है। मिनिमम 24 आवर्स था लेकिन मैक्सिमम कोई कैप नहीं थी। तो अभी जो है मैक्सिमम कैप ये 7 डेज की कर दी है कि मैक्सिमम आप 7 डेज तक ही ओपन रख सकते हो ई वोटिंग को। ठीक है। इसके बाद जो रेगुलेशन में चेंज आया है वो है रेगुलेशन वैल्यूअर, अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर के रिगार्डिंग। रेगुलेशन 34 में वो चेंजेस ये है कि ये यहाँ पे प्रोविजन ऐड हो गया है। देखिए, प्रोवाइडेड दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल फैसिलिटेट अ मीटिंग वेयर इन अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेल एक्सप्लेन द मैथोलॉजी being adapted to arrive at a valuation to the members of a committee before the computation of estimates। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमारा जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आता था और हम वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है आफ्टर रिसिप्ट और रेजोल्यूशन प्लान हम मेंबर ऑफ COC को दे देते थे, लेकिन अभी क्या करना होगा, RP को COC मीटिंग में रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को इनवाइट करना होगा एंड उनको जो वैल्यूएशन का मेथोडोलॉजी है वो मेंबर ऑफ COC को एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके से इसमें एक चेंज आया। इसमें एक चेंज और आया है सब रेगुलेशन 2 में कि आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इन अकॉर्डेंस विद द COC these regulation the resolution professional shall provide the fair liquidation value and valuation report। पहले हमें फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू जो है COC मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक वे में बताना होता था, लेकिन अभी वर्ड एक और ऐड हो गया जो है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट, मतलब आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट भी COC मेंबर्स को जो है देना होगा। उसके बाद जो आपका रेगुलेशन में चेंज आया वो है IM में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के जो कंटेंट है उसमें चेंज आया है। जो है ये इंसर्ट हुआ आपका KA, सब रेगुलेशन KA जो है वो इंसर्ट हुआ है फेयर वैल्यू। जब हम IM बनाते हैं तो हम अभी तक हम IM में फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे, लेकिन इस ये अमेंडमेंट से यहाँ पे प्रोवाइड किया कि आपको फेयर वैल्यू जो है वो IM में कंपल्सरी एज अ मैंडेटरी पार्ट आपको IM में देना होगा। फेयर वैल्यू CD का जो फेयर वैल्यू, एसेट्स का जो फेयर वैल्यू है वो देना होगा। प्रोवाइडेड दैट द कमिटी में डिसाइड नॉट टू डिस्क्लोज अ फेयर वैल्यू इफ फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कंसिडर सच नॉन डिस्क्लोजर टू बी बेनिफिशियल फॉर अ रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आपको फेयर वैल्यू कंपल्सरी देना होगा। अगर आप नहीं दे रहे हो तो इन दैट केस आपको
COC मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, कि वो अगर नहीं देने से CD के लिए वो कैसे बेनिफिशियल है। तो ये IM के रिगार्डिंग आपका जो है वो चेंज आया है। नेक्स्ट चेंज जो है वो आपका नेक्स्ट जो चेंज आया है वो एक क्लेरिफिकेशन ऐड हुआ है रेगुलेशन 40 में, जो कि आपका इट इज क्लेरिफाइड दैट द रेगुलेशन प्रोफेशनल सेल कंटिन्यू टू डिस्चार्ज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वेदर द in corporate insolvency resolution process till the application for extension is decided by adjudicating authority। ये पहले भी था लेकिन ये जस्ट फॉर अ क्लेरिफिकेशन, ये आपका एक क्लेरिफिकेशन ऐड हुआ है। तो इस तरीके से ये जो अमेंडमेंट्स है, ये सारे अमेंडमेंट्स अभी 15 Feb 2024 से इफेक्टिव है। तो आपको ये सारे अमेंडमेंट्स ध्यान रखने हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विडेशन के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस आए हैं, लिक्विडेशन में भी इसी डेट को बहुत सारे चेंजेस आए हैं 15 Feb 2024 को, एंड वॉलेंट्री लिक्विडेशन में भी कुछ चेंजेस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन चेंजेस में अगर आपको कुछ डाउट है, प्रैक्टिकली आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, होप यू लाइक इट।